गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने रेयान हॉलिडे की किताब ईगो इज़ द एनिमी का लेसन जुनूनी मत बनो पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं कैनवास रणनीति का अनुसरण करें। सो लेट्स स्टार्ट। कैनवास रणनीति का अनुसरण करें। महापुरुष अपने से अधिक अनुभवी और बुद्धिमान लोगों की आज्ञा मानने और उनका अनुसरण करने के लिए लगभग हमेशा तैयार रहते हैं। यही कारण है कि बाद में वे अन्य लोगों का नेतृत्व करने और उन्हें आदेश देने के लिए सक्षम साबित होते हैं। लॉर्ड माहौन। रोमन काल में कला और विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेष प्रणाली मौजूद थी जो काफ़ी कारगर और उपयोगी थी। आज की हमारी प्रणालियों में बहुत कम चीज़ें हैं जो उस अवधारणा के समान दिखती है। उस प्रणाली के तहत सफल व्यवसायी, राजनेता या अमीर लोग कई लेखकों, विचारकों, कलाकारों और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते थे। न सिर्फ कला और पेंटिंग आदि कार्यों के लिए उन्हें भुगतान किया जाता था, बल्कि वे कलाकार सुरक्षा, भोजन और उपहारों के बदले में भी बहुत से कार्य किया करते थे। उपरोक्त भूमिकाओं में से एक भूमिका एंटीम्यूब्लो की थी, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जो रास्ता साफ करता है। एक एंटीम्यूब्लो अपने आश्रयदाता के आगे आगे चलता था। रोम में जहाँ कहीं भी उसका आश्रयदाता यात्रा करता था, वह उससे पहले ही वहां पहुंच जाता था। वह अपने आश्रयदाता के लिए रास्ता बनाने का काम करता था, कुछ विशेष संदेशों को जनता में संप्रेषित करता था और आमतौर पर अपने आश्रयदाता के जीवन को आसान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। एक प्रसिद्ध सूक्तिकार मार्शल ने कई वर्षों तक इस भूमिका को निभाया था। उसने काफी समय के लिए मेला नामक एक धनी व्यापारी के संरक्षण में रहकर उसकी सेवा की थी। मेला स्टोइक दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार सेनेका का भाई था। एक गरीब परिवार में जन्मे मार्शल ने पेटिलियस नाम के एक अन्य व्यवसाय के अधीन भी काम किया था। एक युवा लेखक के रूप में वह अपना लगभग पूरा दिन एक अमीर आश्रयदाता के घर से दूसरे अमीर आश्रयदाता के घर तक यात्रा करने में, उनकी सेवा करने में, उन्हें सम्मान देने में और बदले में छोटे छोटे भुगतान और एहसान प्राप्त करने में बिताता था। यही पर मुख्य समस्या है। जिस तरह हम में से बहुत से लोग अपनी इंटर्नशिप के दौरान और शुरुआती स्तर के पदों पर कार्य करते समय या बाद में अपने प्रकाशकों या अपने मालिकों अथवा ग्राहकों की सेवा करते समय जिस तरह की चीज़ें करते हैं, उसी तरह मार्शल भी अपने जीवन के हर मिनट में बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उसे लगने लगा कि इस व्यवस्था ने उसे इस एक तरह का गुलाम बना दिया है। वह किसी देशी जागीरदार की तरह जिंदगी जीने की इच्छा रखता था। वह अपने आश्रयदाताओं के जैसे ऐशो आराम चाहता था। मार्शल धन संपदा और एक जागीर चाहता था जिसका मालिक वह खुद हो। उसी दौरान उसने सपना देखा, आखिरकार वह शांति और स्वतंत्रता से संबंधित अपने कार्य की रचना कर सकता था। अब उसके मन में समृद्ध लोगों के प्रति नफरत पैदा होने लग गई थी। इसके परिणाम स्वरूप वह अपने लेखन में अक्सर रोम के समृद्ध लोगों की ऊपरी परत के बारे में घृणा और कड़वाहट प्रस्तुत करने लगा। उसका मानना था कि अमीर लोगों की उस जमात से उसे क्रूरतापूर्वक अलग कर दिया गया था। उसके उस शक्तिहीन क्रोध ने मार्शल को अंधा कर दिया था। वह यह नहीं देख पा रहा था कि उस समाज के लिए एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उसकी वह अनूठी स्थिति ही थी जिसने उसे रोमन संस्कृति में अपनी आकर्षक अंतर्दृष्टि दी कि वह अंतर्दृष्टि आज तक जीवित है। क्या यह ज़्यादा उचित नहीं होता कि इस तरह की व्यवस्था से पीड़ित महसूस करने के बजाय वह इसके साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बन जाता? क्या होता यदि हाफते हुए ही सही वह उस समाज द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों की सराहना कर सकता? नहीं, ऐसा लग रहा था कि इसके बजाय कोई चीज़ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यह एक ऐसा सामान्य दृष्टिकोण है जो पीढ़ियों और समाजों से परे है। किसी क्रोधित और अप्रसन्न जीनियस को कुछ ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उसे पसंद नहीं है। लोगों के लिए उसके मन में कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि इस संसार में उसने अपना रास्ता खुद अपने दम पर बनाया है। उन्होंने मुझे इस तरह कराहने के लिए मजबूर करने की हिम्मत कैसे की? यह अन्याय है, यह बर्बादी है। हम इसी तरह की चीजें हाल के मुकदमों में देख सकते हैं जिनमें प्रशिक्षु अपने नियोक्ताओं पर हर्जाने के लिए मुकदमा करते हैं। हम देखते हैं कि आजकल के युवा अपने माता पिता के साथ घर पर रहने के लिए अधिक इच्छुक लगते हैं, बजाय इसके कि वे किसी ऐसे काम के लिए खुद को समर्पित कर दे जिसके लिए वे ओवर क्वालिफाइड है, यानी जिस काम के लिए जरूरत से ज़्यादा योग्य है। हम इसे किसी और के साथ उसके शर्तों पर काम करने में असमर्थता के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कई कदम आगे जाने की संभावना को देखते हुए भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, जैसे चाहे इसके चलते हम दोनों के पास कुछ भी नहीं बचे। किसी और की सेवा करने पर मिलने वाला यह कथित तिरस्कार एक नज़र डालने लायक तो अवश्य लगता है,
क्योंकि सच्चाई तो यह है कि न केवल दुनिया के इतिहास की कुछ महानतम कलाकृतियां इस प्रशिक्षु मॉडल की ही देन है। माइकल एंजेलो से लेकर लियोनार्डो दा विंची से लेकर बेंजामिन फ्रैंकलिन तक सभी को इस तरह की प्रणाली के तहत कार्य करते हुए आगे बढ़ने के लिए बातें किया गया था। बल्कि यदि आज आप कोई महान कार्य करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप सच में महान बनने जा रहे हैं, तो क्या इस तरह की अस्थायी चीज थोपा जाना एक मामूली बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी पहली नौकरी पाता है या किसी नई संस्था में शामिल होता है तो उसे अक्सर यह सलाह दी जाती है, यदि आप दूसरे लोगों को अच्छा दिखने देंगे तो आप भी अच्छा करेंगे। वे कहते हैं अपना सिर नीचे रखें और अपने मालिक की सेवा करें। स्वाभाविक रूप से एक ऐसा युवा ऐसी बातें कभी नहीं सुनना चाहेगा जिसे अन्य सभी युवाओं पर वरीयता देते हुए इस पद के लिए चुना गया था। यह वह चीज नहीं है जो हार्वर्ड स्नातक अपेक्षा करता है। इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने वह डिग्री ली है। आइए इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं ताकि यह इतना अपमानजनक न लगे। यह आपके पास कुछ घोर अपमानजनक चीज करने के बारे में नहीं है। यह किसी को अच्छा दिखने में मदद करने के बारे में नहीं है। यह इस तरह से सहायता प्रदान करने के बारे में है ताकि दूसरे लोग अच्छे बन सके। इस सुझाव को निम्नलिखित शब्दों के द्वारा ज्यादा बेहतर तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। एक ऐसा कैनवास खोजें जिस पर अन्य लोग पेंटिंग बना सके। एक एंटी म्यूब्लो बने। अब अपने से ऊपर के लोगों के लिए रास्ता साफ करें और अंततः आप अपने लिए एक रास्ते का निर्माण कर लेंगे। जब हम अभी अभी नई शुरुआत कर रहे हैं तो हम कुछ मूलभूत वास्तविकताओं के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। आप लगभग उतने अच्छे या महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आपके पास एक दृष्टिकोण है जिसे फिर से समायोजित किए जाने की आवश्यकता है। आपके विचार से आप जो जानते हैं या जो कुछ आपने किताबों या स्कूल में सीखा है उनमें से अधिकांश बातें या तो पुरानी पड़ चुकी है या फिर गलत है। अपने परिवेश से बाहर काम करने का एक शानदार तरीका है। अपने आप को उन लोगों और संगठनों से जोड़े जो पहले से ही सफल है और अपनी पहचान को उनकी पहचान में समाहित कर ले और दोनों को एक साथ आगे बढ़ाए। अपनी खुद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करना निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आकर्षक है। हालांकि ऐसा करना शायद उतना प्रभावी नहीं है। अनुभवी और योग्य लोगों को सम्मान देते हुए कार्य करना आगे बढ़ने का सही रास्ता है। इस रवैये का एक अन्य प्रभाव भी है। यह आपके कैरियर के महत्वपूर्ण समय में आपके ईगो यानी अहंकार को कम कर देता है, जिससे आप यह सब कुछ अवशोषित कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं बिना उन अवरोधों के जो दूसरे लोगों की दृष्टि और प्रगति को अवरुद्ध करते हैं। चाटुकारिता का समर्थन कोई नहीं कर रहा है। इसके बजाय यह इस बात को देखने के बारे में है कि वहाँ अंदर क्या चल रहा है और यह आपके स्वयं के अलावा किसी और के लिए भी अवसर तलाशने के बारे में है। याद रखें कि एंटी म्यूब्लो का अर्थ है रास्ता साफ करना, उस दिशा को खोजना जिसकी ओर कोई अन्य व्यक्ति पहले से ही आगे बढ़ने का इरादा रखता है और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की उनकी तैयारी में उनकी मदद करे। उन्हें अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करे। असल में आप चीज़ों को जैसे देखते हैं वैसे देखने के बजाय उन्हें बेहतर बनाएं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रसिद्ध छद्म नाम वाले पत्रों के बारे में बहुत लोग जानते हैं जो उन्होंने साइलेंस, डॉगवुड जैसे नामों से लिखे थे। वे कितने चतुर युवा विलक्षण प्रतिभा हैं। वे सोच विचार करते हैं और सबसे प्रभावशाली हिस्से को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। फ्रैंकलिन ने उन पत्रों को लिखा, उन्हें प्रिंट शॉप के दरवाजे के नीचे खिसका कर जमा किया और अपने जीवन में बहुत बात तक उनके लिए बिल्कुल कोई श्रेय नहीं लिया। वास्तव में यह उनका भाई ही था, उस प्रिंट शॉप का मालिक, जो उन शानदार लेखों की अपार लोकप्रियता से लाभान्वित हुआ और नियमित रूप से उन्हें अपने अखबार के पहले पन्ने पर छापता रहा। फ्रैंकलिन उस लंबे खेल को खेल रहे थे, हालांकि वे यह सीख रहे थे कि जनता की राय कैसे काम करती है। वे जिस पर विश्वास करते थे उसके बारे में जागरूकता पैदा कर रहे थे, अपनी शैली और लहजे और समझ को गढ़ रहे थे। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसे उन्होंने अपने कैरियर में बार बार इस्तेमाल किया था। एक बार उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के पेपर में अपने लेख प्रकाशित करवाए थे ताकि एक अन्य तीसरे प्रतियोगी को कमजोर किया जा सके। फ्रैंकलिन ने अन्य लोगों को अच्छा लिखने और उन्हें अपने विचारों का श्रेय लेने देने में निरंतर लाभ देखा था। बिल बेलिचिक न्यू इंग्लैंड
इन्विक्टस के मुख्य कोच थे, जिन्होंने अपनी टीम को सुपर बाउल कप में 4 बार विजेता बनाया था। वे अपने काम के एक हिस्से को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जबकि उस समय के दूसरे कोच उस काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वह मैच की फिल्मों का विश्लेषण करने का काम था और उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली। अपने इसी काम की बदौलत वे NFL के सबसे सफल कोचों की कतार में शामिल हो गए। पेशेवर फुटबॉल में उनकी पहली नौकरी बाल्टीमोर कोल्स के लिए थी, जिसके लिए उन्होंने स्वेच्छा से कोई वेतन नहीं लिया था, और खेल के बारे में उनकी गहरी समझ और अंतर्दृष्टि उनकी टीम के खेल के लिए गोला बारूद और महत्वपूर्ण रणनीति प्रदान करती थी। उनकी रणनीति की बदौलत टीम ने जो सफलता हासिल की, उसका श्रेय विशेष रूप से उन कोचों को मिला जो उनसे पुराने और वरिष्ठ थे। बेलिचिक उस कार्य को करते हुए फले फूले, जिसे उबाऊ, महत्वहीन और तुच्छ कार्य माना जाता था। जब भी उन्हें इस कार्य को करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस कार्य में ठीक उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास किया जिस तरह दूसरे लोगों को लगता था कि वे उसमें बहुत अच्छे हैं। एक कोच ने कहा, वह स्पंज की तरह था, जो कुछ भी कहा जाता था उसे पूरे ध्यान से सुनता था और जो कुछ वह सुनता देखता था उसे पूरी तरह आत्मसात कर लेता था। और एक अन्य कोच ने कहा, आप जैसे ही उसे एक असाइनमेंट देते हैं वह तुरंत आपकी नज़रों से गायब हो जाता है, फिर आप उसे तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक यह असाइनमेंट पूरा नहीं हो जाता, और इसके बाद वह और ज़्यादा कार्य करने के लिए लालायित रहता है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, बेलिचिक को बहुत जल्द भुगतान मिलना शुरू हो गया। इससे भी बहुत पहले एक युवा हाई स्कूल खिलाड़ी के रूप में खेल के बारे में उनके पास इतनी ज़्यादा जानकारी और समझ थी कि वह खेल खेलते समय भी एक सहायक कोच के रूप में कार्य करने लगे थे। बेलिचिक के पिता, जो स्वयं नौसेना के सहायक फुटबॉल कोच थे, ने उन्हें फुटबॉल के खेल में चलने वाली राजनीति के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था कि यदि वह अपने कोच को फीडबैक देना चाहते हैं या उसके किसी निर्णय पर सवाल उठाना चाहते हैं तो उसे इस बात को निजी रखते हुए और बहुत ही प्रभावी ढंग से रखना होगा, ताकि आपका वरिष्ठ अपमानित महसूस न करने लगे। उन्होंने इस चीज़ को अच्छी तरह सीख लिया था कि किसी भी आदमी को धमकाए बिना या अलग थलग किए बिना कैसे एक उभरता हुआ सितारा बनना है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने कैनवास रणनीति में महारत हासिल कर ली थी। आप देख सकते हैं कि श्रेष्ठता की भावना और हकदार होने की भावना कितनी आसानी से इनमें से किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों को असंभव बना सकती थी। फ्रैंकलिन द्वारा लिखित किसी भी चीज़ को कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया होता यदि उन्होंने रचनात्मक अभिव्यक्ति के स्थान पर श्रेय लेने को प्राथमिकता दी होती। वास्तव में जब उनके भाई को इस बारे में पता चला तो वह क्रोध और ईर्ष्या में पागल हो गया और उसने फ्रैंकलिन को सचमुच जमकर पीटा था। यदि बेलिचिक ने सार्वजनिक रूप से खुद को अपने कोच से ज़्यादा प्रभावी दिखाया होता तो उसकी इस हरकत से उसका कोच बहुत ज़्यादा नाराज हो सकता था, और इस बात की प्रबल संभावना है कि फिर उसे बेंच पर बैठकर अपने दिन काटने पड़ते। तो निश्चित रूप से वह अपनी पहली नौकरी के लिए बिना पैसों के काम नहीं करता, और यदि वह प्रतिष्ठा और प्रभाव की परवाह करता तो वह समीक्षा के लिए हजारों घंटों की फिल्म को देखने के लिए नहीं बैठता। विनम्र शुरुआत महानता की जननी है। यह महानता उबाऊ और लगातार मेहनत वाले काम को करने से आती है। इसका मतलब है कि आप कमरे में मौजूद व्यक्तियों में सबसे कम महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जब तक कि आप महत्वपूर्ण परिणामों के द्वारा इस स्थिति को बदल नहीं देते। एक पुरानी कहावत है, बोलो कम करो ज़्यादा। हमें वास्तव में जो करना चाहिए वह हमारे शुरुआती दृष्टिकोण के एक संस्करण को अपडेट करना और लागू करना है। अपने आप को ज़्यादा बड़ा मत दिखाओ, क्योंकि बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। कल्पना कीजिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जिन जिन लोगों से मिलते हैं, आप उन सभी लोगों की मदद करने का कोई तरीका सोचते हैं। आप सोचते हैं कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं कौन, और आपने इसे इस तरह से देखा जिससे पूरा फायदा उनका ही हो, ना कि आपका। समय के साथ इसका संचयी प्रभाव बहुत ज़्यादा फलदायी और प्रभावी होगा। आप विविध समस्याओं को हल करके बहुत कुछ सीख जाएंगे। आप एक स्थायी प्रतिष्ठा और प्रभाव निर्मित कर लेंगे। आपके अनगिनत नए रिश्ते बन जाएंगे। भविष्य में जरूरत के समय जब आपको मदद की आवश्यकता होगी तो आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव आपके लिए लाभ का स्रोत बन जाएगा। कैनवास रणनीति यही है, दूसरों की मदद करके खुद की मदद करना। दीर्घकालिक महत्वपूर्ण लाभों को अर्जित करने के बदले अपनी अल्पकालिक संतुष्टि को त्यागने के लिए एक ठोस प्रयास करना। जबकि हर कोई श्रेय अर्जित करना चाहता है और सम्मानित होना चाहता है, किंतु आपको श्रेय को भूल जाना चाहिए। आपको इसे इतनी अच्छी तरह से भूलना होगा कि जब आपके स्थान पर दूसरे लोग इसे प्राप्त करें तो आप इससे खुश होते हैं। आखिरकार यही तो आपका उद्देश्य था। दूसरों को क्रेडिट पर क्रेडिट लेने दें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय लेने दें, जबकि आप इसे बाद के लिए टाल देते हैं और मूलधन पर ब्याज अर्जित करते हैं। इसका वह रणनीति वाला हिस्सा ही सबसे कठिन है। मार्शल की तरह मन में कड़वाहट भर लेना बहुत आसान है। अधीनस्थता के विचार से भी घृणा करना
कितना आसान है उन लोगों से नफरत करना जिनके पास आपसे अधिक साधन, अधिक अनुभव या अधिक हैसियत है। कितना आसान है अपने आप को यह बताना कि आपके द्वारा बिताया गया हर पल जो आपने अपने काम को करने में या खुद पर काम करने में खर्च नहीं किया, वह आपके उपहार की बर्बादी है। इस बात पर जोर देना कि मुझे इस तरह नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए। एक बार जब हम इस भावनात्मक और अहंकारी आवेग से लड़ने में सक्षम बन जाते हैं तो कैनवास रणनीति का अनुसरण करना आसान हो जाता है। बार बार करने योग्य चीजें अनंत हैं। हो सकता है कि यह कोई नवाचारी विचार हो जिसे आप अपने बॉस को सौंपने जा रहे हो। लोगों, विचारकों और किसी विशेष क्षेत्र में सफल होने की संभावना रखने वाले लोगों को एक दूसरे से परिचित कराने के लिए उन्हें खोजें। नई चिंगारी उत्पन्न करने के लिए तारों को एक दूसरे से जोड़ें। ऐसे कार्यों को खोजें जिन्हें कोई और नहीं करना चाहता है और उन्हें करें। अक्षमताओं और कचरे और अतिरेक का पता लगाएं। नए क्षेत्रों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों के रिसाव व बर्बादी का पता लगाएं। अन्य सभी से अधिक मात्रा में परिणामों का उत्पादन करें और लोगों को अपने विचारों का उपयोग करने दें। दूसरे शब्दों में, उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के अवसरों की खोज करें। सहयोग के लिए बाजार और लोगों को खोजें और उन विकर्षणों को समाप्त करें जो उनकी प्रगति और फोकस के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। यह एक बहुत फलदायी और अनंत रूप से विस्तारित करने योग्य शक्तिशाली रणनीति है। प्रत्येक चीज को संबंधों में और अपने स्वयं के विकास में निवेश के रूप में सोचें। कैनवास रणनीति आपके लिए किसी भी समय उपलब्ध है। इस पर कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है। यह उन चंद चीजों में से एक है जिस पर उम्र से संबंधित कोई पाबंदी नहीं होती है, चाहे आप कम उम्र के युवक हैं या वयोवृद्ध। आप इस रणनीति को किसी भी समय इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। नौकरी करने से पहले, काम पर रखे जाने के बाद और जब आप कुछ और कर रहे हो, अथवा चाहे आप कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हो या आप खुद को किसी संस्था में मजबूत सहयोगियों या समर्थन के बिना खुद अकेला महसूस कर रहे हो, तब भी आप इस रणनीति का अनुसरण कर सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि इस रणनीति को अपनाना बंद करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि एक बार जब आप स्नातक की डिग्री हासिल कर लेते हैं और अपने खुद के प्रोजेक्टों का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तब भी इसे स्वाभाविक रूप से होने दें और स्थायी बनने दें। दूसरे लोगों को इस रणनीति को आप पर लागू करने दें, जबकि आप इसे अपने से ऊपर लोगों पर लागू करने में बहुत व्यस्त हैं। क्योंकि जब एक बार आप इस दायित्व को उठा लेते हैं तो आप यह देखने में सक्षम हो जाते हैं कि अधिकांश लोगों का ईगो उन्हें अन्य लोगों की सराहना करने से रोकता है। जो व्यक्ति रास्ता साफ करता है, अंततः वह उसकी दिशा को भी नियंत्रित करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कैनवास पेंटिंग को आकार देता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे।